रसान कनफानी के मुतालिक वो ये है कि फ़लस्तीन के वो लोग जो मुज़ाहमती अदब में, जिसे फ़लस्तीन की अपनी ज़बान में अरबी में अदब मिनल मुकावमा कहते हैं, उसके अंदर नुमायाँ हैसियत रखते हैं, क्योंकि न सिर्फ वो फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी में अमली तौर पर शामिल थे, बल्कि अदब के ज़रिए उस पैगाम को आगे भी पहुँचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम इनाम साहब से ये पूछें कि क्योंकि जब भी आप किसी किताब को इनाम साहब तर्जुमा करते हैं, आपने बहुत बड़े नामों को तर्जुमा किया है, मार्केस को, आपने रुज़क़नामा जो है वो एक बड़ा नाम है, तो जापानीज़ से, टर्किश ज़बान से आपने बहुत अच्छे अल्फाज़ को चुना। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम आपके जो इंतखाब है इसके ऊपर गुफ्तगू करें कि क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ज़ाहिर है पिछले 2 सालों से फ़लस्तीन के अंदर एक मुसलसल एक सूरत हाल ऐसी है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। तो क्या आपका इंतखाब भी उस सूरत हाल की वजह से है, या बतौर अदीब आपको रसान का काम इस काबिल लगा कि उसको तर्जुमा किया जाए? तो पहले अगर हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमर। ये जो बात आपने कही अभी, असल में इसकी 2 पहलू हैं मेरे नज़दीक। एक तो ये कि मैं ज़ाहिर है कि उनके नाम से तो वाकिफ़ ही था, और हम जानते थे कि वो एक बड़े लिखने वाले हैं, और उनका एक नावल पहले पढ़ा हुआ था, धूप में लोग, हम सब ने पढ़ा होगा, अंग्रेज़ी में भी, और बाद में फिर उसका शाहिद हमीद ने उर्दू तर्जुमा किया था, वो भी हमने पढ़ा। अब मैंने उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ नहीं पढ़ी थी कभी भी, इत्तेफाक ही नहीं हुआ ऐसा कि उनकी कहानियाँ पढूं। तो जिन दिनों ये गज़ा का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक मैगज़ीन ने उसको हमारे दोस्त एडिट करते हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने मुझे फरमाइश की कि मैं कुछ, वो एक निकाल रहे हैं इशू फ़लस्तीनी लिटरेचर के बारे में, तो उनके लिए कुछ कहानियाँ तर्जुमा कर दूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी कहानी आप चाहते हैं मैं आपके लिए तर्जुमा कर दूं। उन्होंने कहा इनाम साहब आप पर इंतखाब छोड़ते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से। तो वो अब मुझे देखना था कि मैं कौन सी 2 कहानियाँ उनको तर्जुमा करके दूं। तो वो मैंने पढ़ना शुरू किए उनकी कहानियाँ। इत्तेफाक से मुझे मिल गई, PDF मिल गए, अभी जिस कंपाइलेशन का आपने जिक्र किया, वो मिल गया। तो वो 2 कहानियाँ तो खैर मैंने तर्जुमा फ़ौरन कर दी उनको, और वो तो काम हो गया, इस मकसद से मुझे फरमाइश की गई थी। लेकिन उस किताब ने मुझे जकड़ लिया, उस किताब ने फिर मुझे आगे नहीं जाने दिया। मैं फिर उसको ज़ाहिर है पढ़ता चला गया, और अगर आप मुझसे मेरे तर्जुमा निगारी का कोई नज़रिया पूछें, तो मेरे नज़दीक तर्जुमा निगारी का एक ही नज़रिया है कि अपने मुताले में दूसरों को शरीक करना, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो, और मुझे वो कैसा लग रहा है, मैं उसमें और लोगों को भी शरीक कर लूँ। तो फिर मैंने कुछ और कहानियाँ भी तर्जुमा की। तो बाद में ये ख्याल आया कि ये अगर ये अदीब इतने ख़ास हैं, इतने अहम हैं, कि अगर इनकी कहानियों का एक इंतखाब हम करें तो ये बहुत अच्छा ख्याल होगा। तो जो है फिक्शन हाउस वाले हमारे दोस्त हैं, इनका मुझसे बहुत दिनों से तकाजा था कि आप हमें कोई किताब हमें दीजिए, हम शाया करना चाहते हैं। तो फिर मैंने ज़रा और एहतमाम से चंद कहानियाँ की, तो फिर एक पूरा मजमुआ बन गया। तो उसके एक तो वजह तो इसकी ये रही, लेकिन दर हकीकत उसके पीछे खुद हसन कनफानी का जो लिटरेचर है, जो अदब है, और जो उनका उसलूब है, वो बहुत बड़ी वजह बना। मुझे सबसे बड़ी अट्रैक्शन शायद उनके लिखने के अंदाज में ही मेरे लिए थी, और ये कहानियाँ ज़ाहिर है कि ऐसी थीं कि मैं समझता था कि अगर इनको उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो ज़रूर इनको तवज्जो मिलेगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हम अगर तकनीकी बात करें, इसमें 18 कहानियाँ हैं, तो ये तमाम उनका जो कलेक्शन है लेटर्स फ्रॉम गज़ा उससे नहीं है, ये उनके दूसरे मजमुओं से भी आपने मेरे ख्याल में इस्तिफादा किया है। तो आपका जो इंतखाब है, क्योंकि तर्जुमा तो आपने बता दिया, इसमें इंतखाब भी आपका ही है, और वो इंतखाब में क्या आपका
कराइन आपके मेन्यू से खाते रहे जिस पे आपने मुंतखब किया? ज़ाती पसंद है इसमें, तो आप कह लीजिए। मसलन मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, माफ़ कीजिए, कि इस किताब का एक कहानी पर ही इसका नाम है, गज़ा से एक ख़त और दूसरी कहानियाँ। तो इसमें सारी कहानियाँ जंग से मुतालिक नहीं है। पहली बात तो ये समझने की है कि जो सूरत हाल इस वक्त गज़ा में दरपेश है और जो जंग उन पर मुसल्लत की गई है और जो तबाही और बर्बादी वहाँ पर है, ये सारी कहानियाँ उससे मुतालिक नहीं हैं। असल में ये एक अदीब के काम का इंतखाब है। तो कुछ कहानियाँ जो जिनका मैंने जिक्र किया कि तर्जुमा मैंने की, वो एक ख़ास सूरत हाल से मुतालिक ज़रूर थी, लेकिन मैं ये चाहता था कि इस अदीब के उसलूब की और झलक भी मेरे इस इंतखाब में आए। तो इसमें ऐसी कई कहानियाँ हैं जो मुझे बेहद पसंद है, और वो ख़ास इसी ख़याल के पेश नज़र मैंने न सिर्फ तर्जुमा की बल्कि इस किताब में शामिल भी की। अच्छा, यहाँ पे कुछ, क्योंकि हमने पहले भी फ़लस्तीन पे गुफ्तगू की, तो थोड़ा बहुत गज़ा के मुताबिक कि हम लोग जब फ़लस्तीन की सूरत हाल को जानते हैं तो हम में से कम लोग इस चीज़ का या इस हकीकत का एहसास करते हैं कि 1948 का जो नकबा है उसने फ़लस्तीनी शनाख्त को उससे कहीं ज़्यादा मुतासिर किया है जितना कि हम आज की दुनिया में, क्योंकि आज की दुनिया में फ़लस्तीन एक जारी मसला है, लेकिन 1948 में उस मसले ने जन्म लिया। तो आज की दौर में जो लोग फ़लस्तीन में पैदा हो रहे हैं उनके लिए फ़लस्तीन का एक रियासती वजूद ना रखना एक मुसल्लमा हकीकत है जिसे वो बदलने की सही कर। लेकिन 1936 में जब गसान करपानी ने जन्म लिया था तो उस वक्त फ़लस्तीन नाम की रियासत दुनिया में थी, और उसके लिए उस चीज़ का बदलना एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने अपने सामने होते हुए देखी और जिसका वो वापस ले जाने की ख्वाहिश रखते थे। तो अगरचे कि वो सियासी हालात और वो सियासी सूरत हाल इन कहानियों में आपको उस तरह की नज़र आती है, लेकिन मुझे एहसास होता है कि जब हम उसको आज की तस्वीर के साथ रख के देखते हैं तो उस दौर के फ़लस्तीन की तस्वीर आपको बहुत मुख्तलिफ भी लगती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल गई हैं, वो ओनरशिप नहीं रही। फिर गसान ने खुद जिस तरह सीरिया में, लबनान में जो ज़िंदगी गुजारी है, जी हाँ, वो बहुत मुख्तलिफ थी उस ज़िंदगी से, लेकिन वो अपने बचपन की यादें आपके साथ बांटता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से गसान की कहानियों में हमेशा एक बच्चे का किरदार नजर आता है, क्योंकि उसका फ़लस्तीन से जो तामुल है वो अपने बचपन में ख़त्म। 12 साल की उम्र में उसने हिजरत की और फिर वो कभी अपने वतन वापस नहीं गए। तो क्या आपको भी बतौर अदीब के, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम एक ऐसे अदीब के जो उस पूरी कलेक्शन में से गुजरा और उनकी कहानियों को पढ़ा, और उन कहानियों को भी जिनको आप ज़ाहिर है किताब के हुजम की वजह से नहीं ला सके सामने तहरीर में, उनको पढ़ के ये एहसास हुआ कि जो जिस फ़लस्तीन की वो तस्वीर कशी कर रहे हैं वो फ़लस्तीन अब अपना वजूद खो चुका है, और इसलिए भी इन कहानियों का सामने आना ज़रूरी है ताकि माजी का जो वो बाब है उसे ज़िंदा किया जा सके। जी, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, और ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि ये किसी जज्बाती नारे की पैदावार नहीं है ये अदब। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई मसला जो लम्हा मौजूद में बहुत अहम मालूम होता है, वो लम्हा गुजरने के बाद उसकी, अगर वो सियासी मामला है तो वो अपनी अफादियत भी खो देता है और उसके मुतालिक लिखा हुआ अदब भी आउटडेटेड हो जाता है। तो ये बात मैं ज़रूर समझता हूँ कि जिस गज़ा को या जिस फ़लस्तीन के बारे में गस्सान लिख रहे थे या उन्होंने लिखा है, वो जो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो आज के उस मसले से हमें ज़रा मुख्तलिफ नज़र आता है और एक और ही नज़रिया नज़र आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक और तरह का कंपैरिजन ड्रॉ करने में हमें हेल्प करता है, और सही मानों में जो ज़मीन की हकीकत है और उसकी जो मोहब्बत है और मिट्टी के साथ इंसान का जो रिश्ता है, जो कि एक बच्चे के तौर पे आपने बहुत अच्छी निशानदेही की, वो देखते हैं हमेशा। तो ये बहुत अहम चीज़ है और इसको बदल बदल कर अलग अलग रुख से देखने की ज़रूरत हमेशा रहती है। और मैं समझता हूँ कि बड़े अदीब का शायद यही इख्तिसास होता है, इसी वजह से वो बड़ा अदीब होता है, इसी वजह से उसका अदब बड़ा होता है कि उसके अंदर अपने वक्त से आगे जाने की और ख़ुद अपने वक्त को इस तरह से प्रिजर्व कर लेने की एक ताकत और क़ुव्वत मौजूद होती है। तो जिस फ़लस्तीन को या जिन ग़ज़ा की गलियों को
इसमें पेश किया गया है वो आज के गज़ा से ज़रूर मुख्तलिफ है, लेकिन याद रहना चाहिए कि ये है तो फ़लस्तीन ही और ये है गज़ा ही। और एक और भी तरह की चीज़ मुझे इसमें नज़र आती है कि हम जिस सूरत हाल से आज दरपेश हैं या जो सूरत हाल हम आज देख रहे हैं, मुझे उसकी निशानदेही बहुत कहानियों में जो उन्होंने अब से 40 साल पहले लिखी वहाँ उनमें नज़र आती है, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं। और जैसा कि अदीब होते हैं, वो एक रोशन ख्याल अदीब थे, वो उस तरह के कोई कठमुल्ला आदमी नहीं थे और मजहबी हल्के हमेशा उन पर तनकीद करते रहते थे। और आप और हम सब जानते हैं कि उनकी वफ़ात भी कैसे हुई। तो ये सारी सूरत हाल भी है कि लिखने वाला एक जेन्युइन मसले को बयान कर रहा है, लेकिन ये उसका अंदाज़ वो नहीं है जैसा शायद किसी जज्बाती नारा लगाने वाले का अंदाज़ हो सकता है। हाँ, यहाँ जो आपने निशानदेही की, क्योंकि फ़लस्तीन की तारीख में एक अहम मोड़ ये है कि फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी बुनियादी तौर पे मजहबी रंग नहीं रखती थी और इब्तदाई दौर में ख़ास तौर पे गसान की जो तंजीम है, पॉपुलर लिबरेशन फ्रंट फॉर पैलेस्टाइन, ये बहुत अहम रही क्योंकि इसकी जो लीडरशिप थी उसमें जो क्रिश्चियन अरब्स थे उनका बहुत बड़ा किरदार रहा। और गसान जो थे वो उस आवाज़ के नुमाइंदा थे जो फ़लस्तीन को बतौर एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल के बजाय इसके एक रिलीजियस स्ट्रगल के डिपिक्ट करते। और ये चीज़ मेरे ख्याल में हम लोगों को भी इस अदब को सामने लाना इसलिए भी अहम है कि आपको गसान के यहाँ उस फ़लस्तीन की तस्वीर कुछ भी मिलती है जहाँ पे आपको गैर मुस्लिम किरदार उतने ही मुतासर दिखाई देते हैं, उतने ही गमज़दा दिखाई देते हैं, उतने ही मुखबरे दिखाई देते हैं जितने के मुसलमान किरदार हैं। और ये जो है, ये जो अब एक रंग हमने फ़लस्तीन को दे दिया है एक इस्लामी मसले का, ये उस ज़माने में ना सिर्फ नहीं था बल्कि गसान की शायद शऊरी कोशिश भी यही थी। गसान ने बहुत जगह पे अपने मुकदमात में भी ये लिखा है कि मेरी जो काविश है अदब की, क्योंकि वो एक सियासी जद्दोजहद भी कर रहे थे, वो उन यादों को मिटाने से रोकने की कोशिश है जिस फ़लस्तीन को लोगों की याददाश्तों से महक किया था। मैं ऐड ऑन करूँ, अभी आपने जो जिक्र किया, खुद इस छोटे से मजमूए में भी जिसमें मैंने 20-21 कहानियाँ तर्जुमा की हैं, इसमें भी एक कहानी ऐसी है जो क्रिश्चियन फैमिली की है और जिसमें एक पादरी है और वो ये बहुत अहम नुक्ता है। एक रोशन ख्याल, एक प्रोग्रेसिव अदीब होने के बावजूद वो एक कमिटमेंट भी है उनके यहाँ, और वो किस तरह से मुख्तलिफ और मुतनव्वो आवाज़ों के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ वैसे एक नुक्ता है जो मुझे तर्जुमे के मामले में हमेशा हॉन्ट करता है कि अरबी जो है वो एक जज्बाती ज़बान है और अंग्रेज़ी को हम आमतौर पे एक अमली ज़बान कहते हैं। आपने इन कहानियों को अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया है, तो कई ऐसे अदब पारे जो अंग्रेज़ी से जब उर्दू में आते हैं तो कहा जाता है कि उनका जो जज्बाती किरदार है वो ज़्यादा उभर के सामने आता है। क्या आपको ये महसूस हुआ कि या आपने ऐसे लोगों से राय ली जिन्होंने इस किताब को पढ़ा हो और उन्होंने उसको असल अरबी से उसका मवाजना करके कहा हो कि ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में उस जज्बे को सामने ला रहा है बजाय उस अंग्रेज़ी तर्जुमे के जो अरबी से किया गया था? देखिए, ऐसा तो इत्तेफाक नहीं हो सका कि मैं किसी ऐसे दोस्त से या किसी ऐसे साथी से मशवरा कर सकता, लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, इसमें से कई कहानियां ऐसी हैं जिनके अरबी वर्जन मेरे पास थे या मैंने तलाश कर लिए। अब मुझे अरबी उस तरह से नहीं आती, मतलब अरबी में शायद फर पढ़ सकता हूँ लेकिन समझ एक लफ्ज़ नहीं सकता। लेकिन मैंने वो अरबी तर्जुमा का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैंने वो सामने रखे, जो किरदारों के नाम थे वो, और बहुत जगह पर मकामात के जो नाम थे वो मैं चाहता था कि उनकी सेहत वही हो जो कि अरबी ज़ुबान में है। तो इस वजह से मैंने वो अरबी जो मतन था कहानियों का वो ढूंढा, तलाश किया, और अक्सर मकामात पर मैंने अंग्रेज़ी में उन मकामात के नाम या किरदारों के नाम समा जो जहाँ भी आए थे वो सारे अक्सर गड़बड़ थे, तो वो फिर मैंने इसमें दुरुस्त ज़रूर किए। लेकिन अब काश हमें ये ज़ुबान इतनी आती कि हम इसको उसी ज़ुबान से तर्जुमा कर सकते, फ़ारसी या अरबी। हाँ,
नहीं, बराह रास्त तर्जुमा तो लोगों ने किया भी है, अरबी से बहुत तो किया, किया बहुत है। और मेरे ख्याल में तो ये भी अहम है कि आपने कम से कम ये काविश की कि उन मकामात को, हाँ, ये नामों को। मैं इस तरह करता हूँ। मैंने दोज़खनामा में भी इस तरह का मेहनत बहुत की थी, दोज़खनामा का भी तो असल जो है वो बंगाली में बंगाली है। में था। जी हाँ। तो अब ये जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और डॉक्टर साहबा का ये ख्याल था कि हम इसमें फ़लस्तीन की जो मजमूई सूरत हाल है उस पर भी बात करें, यानी आज जो हमारी गुफ्तगू का दायरा है वो महज एक किताब तक महदूद नहीं, वो इस सूरत हाल पे और इस अदबी तौर पे हम इसको किस तरह से, अदीब इसको किस तरह से देखते हैं। तो मैं उस पर कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा कि फ़लस्तीन की जो आजकल हमारे सामने सूरत हाल है, और हमने ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा एक जेनोसाइड के लिए, मेरे ख्याल में अंग्रेजी का जो लफ्ज़ जेनोसाइड है उसको उर्दू में हम नस्ल कुशी कहते हैं, लेकिन शायद वो उतने उस अंदाज से उजागर नहीं करता है उस अहमियत को जितना हम अंग्रेजी में लफ्ज़ जेनोसाइड से करते हैं। कि हमने ज़िंदगी में पहली बार एक लाइव टेलीकास्टेड जेनोसाइड देखा है अपनी आंखों के सामने, और पूरी दुनिया जो है उसका इज्तमाही ज़मीर भी उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप जब नकबा की कहानियाँ पढ़ते हैं तो गसान लिख रहे थे, या उस ज़माने में फ़लस्तीन के जितने भी अदीब लिख रहे थे, उनका मकसद ये था कि तारीख में से इस कहानी को हज़्फ कर दिया गया। बहुत से मौर्रिख जो थे वो नकबा के वजूद को ही मानने से इनकारी थे। उनका कहना था कि अरब जो आबादियाँ थी उन्होंने अपनी मर्जी से फ़लस्तीन को छोड़ा, और इस तरह के किसी अलमिया ने जन्म ही नहीं दिया। तो गसान ने और उस ज़माने के अदीबों ने ये बहुत अहम समझा कि हम लोग इस कहानी को महफूज करें, इस तारीख को महफूज करें। मेरी अभी फ़लस्तीन के कुछ ऐसे अदीबों से जो बैनुल अक़वामी सतह पे काम करते हैं उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा एक बार कि इस पे बहुत कम अदब सामने आया है, ये फिल्मों में बहुत कम काम सामने आया। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने टेलीविजन स्क्रीन्स पे, सोशल मीडिया पे महफूज हो गया, तो इसको तो हमें मतलब किसी बिलवास्ता तौर पे बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी दुनिया ने अपनी आंखों से इस कत्लेआम को जन्म लेते देखा है और उसको रोकने में नाकामी को देखा है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा इनाम साहब कि हम आपकी राय भी इस बात पे लें कि बतौर अदीब के, जब आपने पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर, इन 7 अक्टूबर 2023 के बाद जिस इंसानी अलमिया ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर जन्म लिया है, और किस तरह से उसने हम लोगों को मुतासिर किया है, लिखने वालों को मुतासिर किया, क्योंकि मुझे लगता ये है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़ाती पसंद तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक अदीब की एक काविश भी है कि एक ऐसी चीज़ को सामने लाया जाए जो आज के सियासी सूरत हाल में फिर से उस पैगाम को ज़िंदा कर सके और लोगों के सामने ला सके। तो हम सब अपनी अपनी हैसियत में ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि फ़लस्तीन के मामले पर बात करें। तो बतौर अदीब के आपने क्या महसूस किया इस पूरे मंजर को अपने सामने खोलते हुए? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये शायद मैं बस आप ही के अल्फाज को दोहरा सकता हूँ, क्योंकि यही मेरे भी जज्बात और ख़यालात हैं। असल में अब जिस मसले को सियासी मसला समझ लिया गया है, और ख़ास तौर पे उसका जो नया एपिसोड अभी ईरान जंग की सूरत में हमारे सामने आ गया है, और वो दरअसल सियासी मसला सिर्फ सियासी मसला है नहीं, वो दरहकीकत तो इंसानी मसला है और इंसानी अलमिया है। तो ये किसी मसले को जब आप ये सियासत की ऐनक उतार कर उस वो जो जिस तरह का अलमिया, इंसानी अलमिया करार पा रहा है, उसको देखते हैं। मसलन आप 1947 की तकसीम को देख लीजिए, वो भी बज़ाहिर वो एक सियासी अमल है, वो एक सियासी फ़ैसला है, और वो एक सारी कारगुजारी हमें सियासी मालूम होती है, लेकिन वो एक अजीम इंसानी अलमिया बनकर हमारे सामने उभरता है। 1947 का वाक़या, तक़सीम हिंद की मैं बात कर रहा हूँ। ऐन इसी तरह से ये मसला भी है, अगरचे इसको सियासी ही साबित करने की कोशिश की जाती है और इसके सियासी मुज़मिरात पर ही सारी बात होती है, लेकिन दर हकीकत ये बहुत वाज़ेह अंदाज में नस्ल कुशी है, और उसके पीछे जो अज़ाइम और जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो कोई ढकी छुपी नहीं है। मैं अक्सर हैरान होता हूँ ऐसे अदीबों की तहरीरें पढ़ के, ऐसे अदीबों की फेसबुक पोस्टें पढ़ के, जो इस चीज़ से आँख चुरा कर इसको सिर्फ एक सियासी मसला करार देकर किसी की हिमायत और किसी की मुखालफत में बात कर रहे होते हैं। मतलब इंसानी जान की कोई हुर्मत नहीं है, ऐसी कम्युनिटी की कोई वैल्यू नहीं है जो ताकतवर दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती, जो निहत्ते हैं,
जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, आप इन चीज़ों को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी वजूह इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकती है। ये सरीहन जुल्म है और एक हिसास लिखने वाले, एक हिसास पढ़ने वाले के तौर पर मेरा दिल भी उसी तरह दुखी होता है जिस तरह आपने जिक्र किया। ये आपने अहम बात की कि एक सियासी रंग जब देते हैं, और हम लोग ये कहा करते थे कि कोई भी सियासी फैसला जो है वो जिस इंसानी अलमिया को जन्म देता है, वो इंसानी अलमिया जब लोगों के सामने पूरी तरह से आ जाएगा तो शायद इंसानों के अंदर शऊर जन्म देगा। इसी वजह से हम अदब में उन अलमियों को उजागर करने की कोशिश करते थे। तो अब तो हमने ये देखा कि आपको अदब की ज़रूरत भी ना पड़ी, वो इंसानी अलमिया उसी तरह से उजागर मुजस्सम आपके सामने है। बिल्कुल, फिर भी समाई ज़मीर जो है उस पर झूमना रहेंगी। लेकिन मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी और आपने उसका खुद ही जिक्र छेड़ दिया, वो हिजरत का दुख है। तो कई लोगों ने ये लिखा है कि गसान की जो सबसे अहम थीम है या सबसे अहम चीज़ जो उसके यहाँ नजर आती है वो एक हिजरत का दुख है, और वो मुस्तकिल आपको उसकी कहानी के अंदर सतह के नीचे करवटें लेता हुआ नजर आता है। और ये बात कही जाती है कि इसलिए गसान हिंदो पाक की जो लीडरशिप है उसके साथ रेजोनेट करता है या उसके साथ गुमक रखता है। बिल्कुल दुरुस्त। क्योंकि वो हिजरत का अदीब है और हम लोग खुद एक हिजरत का अलमिया अपने उर्दू अदब में रखते हैं। तो आप क्योंकि उर्दू अदब से भी ज़ाहिर आप गुजरे हैं और आपने उसको पढ़ा है, तो आपको क्या गसान का इस्तारे पढ़ते हुए या हिजरत को जिस तरह से उसने बरता है उसको पढ़ते हुए उन अदीबों की याद ताज़ा हुई जिन्होंने उर्दू में हिजरत के अलमिया पे लिखा है? बिल्कुल, ये बहुत रेलेवेंट मालूम होता है। और देखिए, मुझे दूसरों का तो नहीं पता कि जो लोग फ़लस्तीन पर शुमारे निकालते हैं, नंबर निकालते हैं या उनके तर्जुमे करते हैं, तो उनके पेश नज़र क्या सिर्फ इसलिए ये इस पर बात करना अहम होता है कि चूँकि वो खुद मुसलमान हैं और वो एक मुसलमान मुल्क में होने वाले जुल्म के बारे में। मैं इसको इस तरह नहीं देखता हूँ। मैं तो इसको सच्ची बात बताऊं कि गसान के लिटरेचर में मेरी सारी की सारी दिलचस्पी इसलिए भी है कि असल में ये फिक्शन के एक और इम्कान की सूरत भी है हमारे सामने। मतलब मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि कहानी इस तरह भी लिखी जा सकती है। कहानी कहने का ये भी एक अंदाज है, और कहानी भी किन मौज़ूआत पर। जब आप हिजरत की बात कर रहे हैं, नक़ल मकानी की आप बात कर रहे हैं, ज़बरदस्ती निकाल दिए जाने, अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहानी कहने का जो क़िस्सा गोई का जो फ़न है, बुनियादी तौर पे तो मुझे वही अट्रैक्ट करता है। और दूसरी जो चीज़ सबसे ज़्यादा गस्सान कनफ़ानी को पढ़ते हुए भी और तर्जुमा करते हुए भी मुझे महसूस हुई और मैं अपने आप को उससे मुंसलिक कर पाया, जोड़ पाया, वो यही रेलेवेंसी है जिसका भी आप तज़किरा कर रहे हैं। मुझे ये पराई कहानियाँ लगती ही नहीं, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ ये हमारी आपकी ही कहानियाँ। देखिए, हमने माशाअल्लाह कितना लंबा देखा है, अब भी किसी न किसी सूरत में हम उसको देख ही रहे हैं। किस किस तरह की पाबंदियाँ हमने देखी, कैसा समाजी माशरती जब्र हम सहते आ रहे हैं बतौर पाकिस्तानी कौम के। तो ये जब्र की एक सूरत है, जब्र की एक सूरत में हम जिंदा हैं, तो मैं इनको जोड़कर देख सकता हूँ। मैं इनके साथ एक हम-आहंगी पैदा कर सकता हूँ, एक ताल्लुक बिल्कुल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो गसान के अदब के मुतालिक बहुत नुमायां तौर पे कही जाती है कि उनके यहाँ बहुत खामोशी है, बहुत रिस्ट्रेंट है। यानी एक ऐसे आदमी से जो बाकायदा एक अंग्रेजी में उसे कहते हैं एक्टिव वॉरियर हो, यानी फ़ाल तौर पर एक जंग में शामिल हो, आप उससे ये उम्मीद रखते हैं कि उसका अदब भी उतना ही चीखता चिंगाड़ता हुआ और नारों से लबरेज और जिद्दोजहद पे आपको आमादा करता हुआ होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। गसान के यहाँ आपको खामोश अलमिया सुनाई देते हैं, आपको इंसानी किरदार नामुकम्मल दिखाई देते हैं, वहाँ पे कोई आपको हीरो नहीं दिखाई देते। हीरोइक मैस्कुलिनिटी जो है वो एक मर्दाना हीरो का, जो कामिल हीरो का तस्वुर है, वो वहाँ से आपको गायब नजर आता है। तो आपके ख्याल में क्या ये जो खामोशी है ये और तरह का एहतजाज है, ये एक मुनफरिद तरह का एहतजाजी बयानिया है जो गसान ने तख्लीक किया है, एक नया डिवाइस है? देखिए, ये इसलिए भी अहम हो जाता है उमैर, जो बात आप अभी कह रहे हैं कि वो एक सियासी एक्टिविस्ट भी थे। यानी वो महज अदीब नहीं है
कि सिर्फ एक लिखने वाला है जिसके पास सिर्फ कलम है। तो एक आदमी जो एक ही वक्त में बाकायदा एक्टिविज्म भी करता है, वो अपने लिखे हुए को नारेबाजी से बचा लेता है, चीखता चिंगाड़ता अदब नहीं लिखता है। तो मुझे लगता है कि उसको मालूम है कि जब मुझे कलम इस्तेमाल करना है तो मेरा रोल क्या होना चाहिए, मुझे उसको कैसे लिखना है। और जब मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे जब मैं खड़े होकर स्पीच देता हूँ तो या किसी जलसे की, किसी जुलूस की जब मैं क़यादत करूँगा या पैरवी करूँगा, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिफाइन किस्म का, जैसे पहले से उनको पता हो कि मुझे, और अव्वल व आखिर तो वो एक अदीब हैं। यानी तो उनका लिटरेरी सेंस इतना जी हाँ, मजबूत है कि वो अपने फिक्शन को प्रोपेगेंडा की जबत में नहीं बिल्कुल आने उससे वो बहुत दूर ले जाते हैं, उसका शायबा तक नहीं आने देते। बल्कि कई मकामात ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर ऐसी कहानियाँ कि जो सही मानों में इसराइली बर्बरियत की दास्तान सुनाती हैं, उसमें भी आप ये देखिए कि गस्सान जो हैं वो किसी की जानिबदारी नहीं कर रहे हैं, वो मजलूमों की तरफ से अपना बयान कोई नहीं दे रहे, उनके किरदार ज़रूर बोल रहे हैं। इसी तरह से जालिम को मजीद जालिम करके नहीं दिखा रहे, वो बाहर खड़े होकर हमें कहानी सुना रहे हैं। हसन ने जो इसराइली किरदार भी जी तख्लीक हाँ, किए हैं वो भी ग्रे के अंदर है। वो आपको उनकी वजूहात, उनका सोचने का अंदाज, उनके जज्बाती जो इस ताल्लुक है इस सरजमीन से, वो भी उसी तरह उजागर होता हुआ दिखाई देता है जिस तरह फ़लस्तीनी किरदार। तो आपको भी ये लिखते हुए एहसास हुआ कि जो इसराइली किरदार है मुसन्निफ ने उनसे कहीं भी नाइंसाफ़ी नहीं की है, उनको भी बिल्कुल मुकम्मल नहीं, अंदाज। बिल्कुल नहीं। ये उनके एक कमिटेड अदीब होने की निशानदही करता है। एक और मैं आपको बात बताऊं, जिन दिनों में ये फ़लस्तीनी कहानियाँ, फ़लस्तीनी लिटरेचर देख रहा था, एक कहानी मैंने और तर्जुमा की थी जो किसी मैगज़ीन के लिए थी, फरमाइश पे मुझे तर्जुमा करना पड़ी वो कहानी। अब देखिए फ़लस्तीनी अदीब, एक अदीबा हैं अदीला शिबली के नाम से, और 2014 में शायद केएलएफ में भी वो आई थी, मुझे याद पड़ता है अगर। तो उनकी एक कहानी है जिसका नाम है टिन की गेंद, और उसमें बमबारी के बाद जब वो इस्राएली फ़ौजी आते हैं और अपने टैंक लेकर और जब वो वापस चले जाते हैं किसी जगह से बमबारी करके, तो जो गज़ा के बच्चे हैं वो खुशी से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ पीछे ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं जो बच्चे ढूंढ रहे हैं और खेल रहे हैं। फौजियों की गोलियों के जो खौल हैं और उनके जो उनका फ्रोज़न फूड है वो खाया है, किसी में आधा बाकी है, वो फौजी वापस चले गए हैं और वो सब वहाँ पड़ा हुआ है, गार्बेज है, कचरा है। अब वो बच्चे गलियों मोहल्लों से आते हैं और उनके लिए एक एक्टिविटी है, वो एक हैप्पी स्टोरी है बच्चों की, कि बच्चे खुश हो रहे हैं एक दूसरे से मुकाबले के, मैंने इतनी चीज़ें ढूंढी, मैंने इतनी। लेकिन उसमें जो तकलीफ है, आप सोचिए ज़रा कि ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया है जंग को बयान करने का या जंग के हौलनाकी को बयान करने का। तो ऐसा हमें गस्सान के यहाँ भी अक्सर नजर आता है। जंग के इंसानी तजर्बे को बयान करने जी का। हाँ। अब मैं चाहूँगा कि हम कुछ कहानियों पे भी बात करें, जैसे उनकी जो सबसे मशहूर कहानी है गज़ा से खत, जो ज़ाहिर है लेटर्स फ्रॉम गज़ा के नाम से टाइटुलर स्टोरी थी उनकी पहली कलेक्शन की। वो ख़त व किताबत पे मबनी है और हमारे यहाँ उर्दू अदब में भी और अंग्रेज़ी अदब में भी एक रिवायत रही है जिसको हम एपिस्टलरी कहानियाँ कहते हैं, जो ख़तों की सूरत में लिखी जाती हैं। जैसे उर्दू अदब में एक बड़ा मशहूर नावल रहा है लैला के ख़त, अंग्रेज़ी अदब में एपिस्टलरी लिखी है। लेकिन ये जो तजर्बा गस्सान ने किया है वो एपिस्टलरी नहीं है, वो ख़त व किताबत की फॉर्म में होने के बावजूद कहानी के अंदर ख़त बतौर एक प्लॉट डिवाइस के है। वो ख़त आपको कहानी को आगे बढ़ाता हुआ नहीं महसूस होता, वो कहानी में ख़त आपको कहानी को आगे बढ़ाते हुए महसूस नहीं होते, बतौर एक प्लॉट डिवाइस के बड़ा यूनिक अंदाज में उसको बरता गया है। मैंने कम अज़ कम अपनी अंग्रेज़ी लिटरेचर और उर्दू अदब के मुताले में ख़त व किताबत को इस तरह से डिपिक्ट होता हुआ नहीं देखा है। तो आपको ये पढ़ते हुए कैसा लगा? वो बहुत दिलचस्प था, और इस मजमूए में दो ऐसी कहानियाँ हैं जो ख़तों की सूरत में लिखी गई हैं। और ये कहानी जो कि सरवर्ग की कहानी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये आप जब कहानी पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि शायद इस कहानी को
सुनाने का इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता था। जिस अंदाज से ये कहानी सुनाई गई है, जिस अंदाज से वो ये किस्सा सुनाते हैं, और जिस तरह कहानी का क्लाइमेक्स हमको हैरान कर देता है। तो इस पे कुछ अदीबों ने और कुछ नकादों ने इस पे इस तरह भी लिखा है कि पिछले वक्तों में, यानी जिस वक्त टीवी नहीं था और आपके सामने रेडियो नहीं था, अखबार नहीं था, तो मैदान जंग से आपका तामुल जो है वो खतों के थ्रू ही था, लोगों को खतों के जरिए ही पता लगता था। इसीलिए आपको उर्दू अदब के भी वो अफसाने जो दूसरे जंगेज़ीन के इर्द गिर्द लिखे गए हैं, वहाँ खतों का एक बड़ा नुमायाँ जिक्र मिलता है कि नाम पे जो गए हुए हैं लोग वो वहाँ से खत लिख रहे हैं, और उन खतों के जरिए ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस तजर्बे से गुजरे हैं। और शायद गसान भी क्योंकि उसी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है जब मैदान जंग से आपका ताल्लुक़ खतों के ज़रिए था। तो अब हम ये देखते हैं, और बतौर अदीब के हमें शायद सोचने की ज़रूरत है कि अब क्योंकि हम मैदान जंग में हर वक्त खुद मौजूद हैं, एक एज आ बसरी गवाह के, विजुअल विटनेस के तौर पे हम मैदान जंग में मौजूद हैं, तो क्या हमारा लिखने का अंदाज़ अब बदल जाएगा और हम लोग उसको एक मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी कुछ राय अपनी दें। जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज की ज़रूरत हैं, आज की ज़िंदगी है, बदला हुआ ज़माना, बदले हुए हालात, बदली हुई ज़रूरियात। मुझे लगता है कि अदीब अगर कोई वो मतलब पीरियड फिक्शन लिख रहा है तब तो और बात है कि उसने ज़माना ही 19वीं सदी का दिखाना है, 18वीं सदी का ज़माना दिखाना है, तो वो उसकी ज़रूरियात और हैं। लेकिन अगर आज के गज़ा की कोई कहानी लिखेगा, आज के गज़ा, तो शायद उसको अब ख़तों में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई ख़त लिखता नहीं है, ख़त पहुँचते नहीं हैं, तो अब शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अच्छा, इससे पहले कि हम और मैंने ये सोचा था कि हम कुछ गुफ्तगू इस किताब पे करें, फिर कुछ मुंतखब कहानियाँ इनाम साहब से सुने और फिर लोगों से इसके सवाल जवाब दें। तो इस गुफ्तगू के अंदर हमने जो चीज़ें देखी हैं उसमें आपने क्योंकि 18 कहानियाँ तर्जुमा की हैं, तो आप इस बात पे भी कुछ रोशनी डालिए कि रसान के जो कलेक्शंस हैं उनके अपने अंदर भी उन्होंने एक सफ़र तय किया। जो पहला कलेक्शन है वो ज़्यादा उम्मीद दिखाता हुआ महसूस होता है। मुझे लगता है कि हमने रसान की लिखाई के अंदर उम्मीद से मायूसी तक का सफ़र देखा है। तो आपने भी क्या, जब कहानियों को तरतीब दिया, तो जिसे हम ज़मानी तरतीब कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, क्या आपने भी उसका ख्याल रखा? और अगर आपने रखा है तो उसको तरतीब देते हुए क्या आपको महसूस हुआ कि आपको एक अदीब का जो सफ़र है रोशनी का या अंधेरे की तरफ, वो आपको नज़र आया है उसमें उतना ही डिस्टिंक्ट? जी, उमर, मैं बता चुका हूँ अपने इंतखाब की वजूहात कि मैंने ये इंतखाब कैसे किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने उस ख़ास तरतीब का ज़िक्र रखा हो जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं अभी, उसका ख़्याल रखा हो। अगर मैं किसी एक मजमूए को पूरे को मुंतखब करता तर्जुमे के लिए, तो शायद फिर ये सूरत हाल ज़रूर होती। लेकिन मैंने बाज़ अलग अलग उनके मजमुओं से कहानियाँ मुंतखब की हैं। ये मजमुआ अलबत्ता जो पहला था उसमें से ज़्यादा कहानियाँ ज़रूर इसमें शामिल हैं, लेकिन इसमें कई कहानियाँ ऐसी हैं, मसलन मसलूब भेड़ें एक कहानी का तर्जुमा मैंने किया है, वो उनकी किसी और मजमुए से है और वो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। इसमें कई कहानियाँ ऐसी हैं जो यानी बराह रास्त जंग से मुताल्लिक नहीं हैं। वो मैं सिर्फ इस वजह से इस किताब में मैंने शामिल की हैं ताकि मैं एक अदीब के उसलूब की झलक दिखा सकूं अपने पढ़ने वालों को। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं, यानी उनके यहाँ आपको तनव्वुर भी बहुत नजर आया, बेहद बेहद devices के तनव्वुर, अंदर बिल्कुल हर बड़े अदीब की तरह उनके लिखने में, उनके मौज़ूआत में तनव्वुर है। हर तरह के मौज़ूआत को ज़ाहिर है लिखने वाला एक ही अंदाज में नहीं बरतता। ये ऐसा नहीं है, जिस चीज़ को हम उसलूब कहते हैं वो कोई यकसा चीज़ नहीं होती कि हर जगह पर, तो जिस तरह की कहानी है लिखने वाला अपने अंदाज से उसको उसी तरह उसकी ट्रीटमेंट करता है। तो शायद ये वाहिद वजह रही मुझे जिन कहानियों ने बतौर मौजू अट्रैक्ट किया, और उससे भी बढ़कर जिस तरह से उस किस्से को गस्सान कनफ़ानी ने हमें सुनाया, मेरे नज़दीक इंतखाब की बड़ी वजह ये। बिल्कुल, ये एक अहम बात थी। और मैं यहाँ पे ये बात भी करता चलूँ कि फ़लस्तीन का जो अदब है बतौर एक कलेक्टिव बॉडी के, उसने बहुत ज़्यादा तरक्की का सफ़र तय किया है।
और हमारे सामने बहुत से ऐसे नुमायाँ अदीब आए हैं। रसान इब्तदाई दौर के अदीबों में से हैं जिन्होंने ज़ाहिर है 60 की दिहाई में और 70 की दिहाई में अपना अदब तख्लीक किया। 1972 में तो उनका इंतकाल हो गया बहुत ही कम उम्र के अंदर, लेकिन उसके बाद हमने एक पूरा सफ़र देखा है जिसके अंदर हम फ़लस्तीन से आने वाले नावल भी देखे हैं। मैं तो क्योंकि डॉक्टर तनवीर और मैं तो फिल्म को भी विजुअल लिटरेचर के तौर पे अक्सर उस पर गुफ्तगू करते हैं और यहाँ पे हमने उस पर बात भी की है, और इनाम साहब भी फिल्मों के तकरीबन उतने ही शौकीन हैं, तो हमने फ़लस्तीन से आने वाली फिल्में भी देखी हैं। और बहुत बुरी बुरी फिल्में भी हम सब्र और शुक्र से देख बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो इनाम साहब और मैंने सिनेमा में अकेले बैठ के भी देखी है। तो मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमने वो जो एवोल्यूशन देखा है, वो जो इर्तिक़ा देखा है, ये एक बहुत अहम बात है कि अगर आप में एक खित्ते में दिलचस्पी पैदा हो तो उसके अदब को आप ज़रूर पढ़ें, उसकी फ़िल्मों को, उसके नॉवेल्स को, उसके अफसानों को। तो इनाम साहब की ये जो काबिश है ये इस एतबार से बहुत अहम है कि इसने एक ऐसे खित्ते को जिसके अंदर हम लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उसके एक ऐसे गोशे को जिसको अब हम, मुझे लगता था कि फरामोश करते जा रहे हैं, दोबारा से लाकर हमारे सामने खड़ा किया है। तो आपका क्या जिसे कहते हैं एक मुस्तकबिल की तरफ भी देखते हुए कि आपको क्या लगा कि कुछ और ऐसे अदीब हैं जो आपकी तवज्जो को इस जानिब खींच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे कई अदीब हैं, और इधर मैंने ये किया कि तर्जुमे का काम तो खैर ज़ाहिर है करता ही हूँ। मैं खुशकिस्मती से इस तरह की जॉब में हूँ कि जिसमें मुझे लिखने पढ़ने का बहुत सा वक्त मिल जाता है, तो मैं काम तो यकसुई से करता हूँ, लेकिन पढ़ना उन सबसे ज़्यादा यकसुई से होता है। तो मैंने यानी मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैंने इधर ये किया कि जो मिडिल ईस्ट की ख़वातीन लिखने वाली हैं और उनकी कुछ चीज़ों को मार्क करके रख लिया है पढ़ते हुए, और मैं ये चाहता हूँ कि पूरे मिडिल ईस्ट की, जिसमें सऊदी अरब और ये भी वहाँ की लिखने वालियाँ भी शामिल हैं, वहाँ की ख़वातीन लिखने वालियों के अफसानों का एक कलेक्शन मैं तर्जुमा करूँ। कहानियाँ तो मैंने मुंतखब कर ली हैं और उनको अभी पढ़ा तो अंग्रेज़ी में ही है, लेकिन उनको अभी तर्जुमा नहीं किया है। यानी आप तो अरबी अदब की ख़वातीन लिखारियों का एक इंतखाब जो है मेरा ख्याल है कि ऐसा सामने ज़रूर होना लाएंगे, चाहिए। और हो सकता है कि वो भी हम किसी दिन फिर यहीं बैठ के उस पर गुफ्तगू कर रहे हों और उस पर बात करें। तो एक बार फिर बहुत खुशी हुई आपसे इस किताब, इस अहम किताब के बारे में गुफ्तगू करके, और मैं चाहूँगा कि आप इसमें से 2 कहानियाँ जो हैं, इनाम साहब पढ़ते बहुत अच्छा है, तो मेरी गुफ्तगू से ज़्यादा बेहतर उनकी पढ़न होगी, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इनाम साहब जो हैं वो 2 कहानियाँ हम लोग की समाअत होंगी। हाँ, कहानियाँ मुख्तसर जो आप दिल हाँ, समझे और जिनको हम, मेरा ख्याल है कि ये कहानी तो पढ़ी ही जानी चाहिए, जिसका जिक्र बहुत हो रहा है, और उसके कुछ हिस्से में ज़रूर छोड़ दूंगा जो तवील है, लेकिन ख्याल होगा कि वो कहानी पूरी तरह से समझ सके। तो इसी कहानी से शुरू करते हैं। गस्सान कनफानी की कहानी, गज़ा से एक ख़त। अजीज़म मुस्तफ़ा, तुम्हारा ख़त मौसूल हुआ। उसमें तुमने लिखा है कि तुम सक्रामेंटो में मेरे क़याम के तमाम इंतज़ामात तुमने मुकम्मल कर दिए हैं। साथ ही ये ख़बर भी मुझे मिली कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सिविल इंजीनियरिंग के शोबे में दाखिला दे दिया गया है। मेरे दोस्त, इन तमाम कोशिशों के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मगर शायद तुम्हें कुछ अजीब लगे जब मैं तुम्हें ये सब बताते हुए एक और बात कहूँ, और यकीन रखो मैं ज़रा बराबर भी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं हूँ, बल्कि शायद ज़िंदगी में पहली बार मुझे ये सब कुछ इस कदर साफ साफ नज़र आ रहा है। नहीं मेरे दोस्त, मैंने इरादा बदल लिया है। मैं तुम्हारे पीछे उस सरजमीन पर नहीं जाऊंगा जहाँ, जैसा कि तुमने लिखा था, सब्ज़ा है, पानी है और खूबसूरत चेहरे हैं। नहीं, मैं यही रहूंगा और अब कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है मुस्तफ़ा कि हमारी जिंदगियां अब एक ही रास्ते पर साथ साथ नहीं चल सकेंगी। मुझे यूं लगता है जैसे अब भी तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है, हमें दिया गया वो वादा याद दिलाती हुई, वो नारा जो हम दोनों अक्सर लगाया करते थे, हम अमीर होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं रहा। हाँ, मुझे अब भी वो दिन याद है जब काहिरा एयरपोर्ट के हॉल में तुम्हारा हाथ थामे खड़ा था, इंजन की दीवानावार
गरजती आवाज़ को सुन रहा था। उस लम्हे यूं लग रहा था जैसे सब कुछ इस शोर से हमाहंग होकर घूम रहा है और तुम मेरे सामने खामोश खड़े थे, कोई गोल मटोल चेहरा लिए। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा शजिया के मोहल्ले में गुजरे हमारे बचपन में हुआ करता था। बस कुछ हल्की झुर्रियों का इजाफा हो गया था। हम साथ साथ पले बड़े थे, एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर समझने वाले, और हमने अहद किया था कि आखिर तक एक साथ रहेंगे। लेकिन अभी जहाज के उड़ने में 15 मिनट बाकी हैं। यूं खला में मत देखो, सुनो तुम अगले साल कुवैत जाओगे, वहां की तनख्वाह से इतना बचा लोगे कि खुद को गजा से उखेड़ कर कैलिफोर्निया में लगा सको। हमने एक साथ आगाज किया था और हमें यह सफर मुकम्मल करना है। उस लम्हे तुम्हारे होंठों को तेजी से हरकत करते देख रहा था मैं। तुम हमेशा ऐसे ही बात करते थे, ना वक्फा ना कोई रमक, मगर किसी अनजाने एहसास ने मुझे बताया कि तुम इस परवाज से पूरी तरह मुतमईन नहीं थे। तुम 3 वाज़े वजूहात भी न दे सके अपने फैसले की। मैं भी इस जुदाई से कर्ब में था, मगर सबसे वाज़े ख्याल मेरे दिल में यही उभरा कि हम इस गजा को क्यों ना छोड़ दें और भाग निकले। हम क्यों नहीं भाग जाते? मगर तुम्हारी हालत बेहतर होने लगी थी। कुवैत की वजारत तालीम ने तुम्हें वजीफा दे दिया था, अगरचे मुझे नहीं मिला था। मैं जिस बदहाली की दलदल में जीता था, तुम उसमें मुझे वक्तन फवक्तन थोड़ी थोड़ी रकम भेजते रहते थे। तुम चाहते थे मैं उसे कर्ज समझूं, इस डर से कि कहीं मेरी खुददारी को ठेस ना लगे। तुम मेरी घरेलू हालत को अंदर से बाहर से जानते थे। ये भी जानते थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ स्कूल में मेरी मामूली तनख्वाह मेरी माँ, बेवा भाभी और उसके 4 बच्चों के लिए नाकाफ़ी है। और से सुनो, मुझे हर दिन खत लिखना, हर घंटे, हर लम्हे। जहाज बस रवाना ही होने वाला है, खुदा हाफिज नहीं, बल्कि जल्द मुलाकात होगी। तुम्हारे सर्द होंठ मेरे गाल को छू गए। तुमने अपना चेहरा तैयारे की तरफ फेर लिया और जब दोबारा मेरी तरफ देखा तो तुम्हारी आंखों में आंसू थे। बाद में कुवैत की वजारत तालीम ने मुझे भी वजीफा दे दिया। अब तुम्हें यह तफसील बताने की जरूरत नहीं कि वहां मेरी जिंदगी कैसी गुजरी। मैं तो तुम्हें हर बात खत में लिखता रहा हूं। मेरी जिंदगी वहां एक चिपचिपी बेमानी सी कैफियत लिए हुए थी, जैसे मैं एक छोटा सा घूंगा हूं जो तन्हाई के भारी अंधेरे में गुम है। मुस्तकबिल की इस स्याही से निबर्द आजमा जो रात के इब्तिदाई लम्हों जैसी है, एक सड़े हुए मामूल की कैद में वक्त के साथ बेढंगी थकी हुई कश्मकश में फंसा हुआ। हर चीज वहां गर्म और चिपचिपी थी। जिंदगी की सारी कैफियत में एक फिसलन सी थी। हर लम्हा महीने के आखिरी दिन का मुंतज़िर। उसी साल के वस्त में यहूदियों ने सिबा के वस्ती इलाके पर बमबारी की और गजा, हमारा गजा, 16 बार हथियारों और बमों से जला डाला। ये वाकया शायद मेरी यकसानियत में कुछ तब्दीली ला सकता था, मगर अब तो मुझे उस पर ध्यान देने की भी फुर्सत नहीं रही थी। मैं तो गजा को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर कैलिफोर्निया जाने वाला था। वहां जाकर मैं अपनी जात के लिए जीऊंगा, उस जात के लिए जो बरसों से दुख सहती आई थी। वहीं जाकर मुझे गजा से नफरत हो गई थी, उसके बासियों से भी। उस कटे फटे शहर की हर चीज मुझे ऐसे धुंधले तस्वीरी खाके की याद दिलाती थी जो किसी बीमार ज़हन ने सुरमई रंग से बनाए। हाँ, मैं अपनी माँ, भाई की बेवा और उसके बच्चों को कुछ रकम भिजवाता रहता था ताकि वो जी सकें, लेकिन इस आखिरी रिश्ते से भी मुझे नजात हासिल करना था। वहां सरसब्ज कैलिफोर्निया में जहां शिकस्त की वो बदबू ना हो जो पिछले 7 बरस से मेरी सांसों में बसी हुई। मेरे भाई के बच्चों, उनकी माँ और उनकी माँ से जुड़ी हुई हमदर्दी कभी भी इतनी न थी कि मेरे सानहे को जवाब दे सके। वो सानहा जिसमें मैंने अपनी जात को उमूदी गहराई में गिरा दिया, अब उससे भी नीचे गिरने की इजाजत नहीं थी, मुझे भागना ही था। तुम इन एहसासात को जानते हो मुस्तफा, क्योंकि तुमने खुद ये सब झेला है। आखिर ये कैसा मुबहम ताल्लुक था जो हमें गजा से जोड़े रखता था और हमारे फरार की ख्वाहिश को कुंद कर देता था। हमने कभी इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश क्यों नहीं की?
हम उस शिकस्त को उसके जख्मों के साथ पीछे छोड़कर उस रोशन मुस्तकबिल की तरफ क्यों ना बढ़ सके जहां कोई गहरा सुकून हमारा मुंतसिर हो सकता था? क्यों हमें खुद भी मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं? जब जून में छुट्टियां आई और मैंने अपने सारे सामान को समेटकर रुखसती की शीरीं घड़ी का ख्वाब बांधा, उन छोटी छोटी चीजों की आरजू जो जिंदगी को रोशन और खुशगवार मानी बख्शती है, तो मुझे गज्जा वैसा ही मिला जैसा मैं जानता था, बंद जैसे किसी जंग आलूद घूंगे के अंदरूनी तह जो मौजों ने जिबा खाने के पास चिपचिपी रेतीली साहिल पर उछाल दी है। यह गज्जा ख्वाब में डूबे किसी सहमे हुए इंसान के दिमाग से भी ज्यादा तंग, अपनी उन गलियों समेत जिनसे शिकस्त और गुर्बत की मखसूस बू आती थी, वो मकान जिनकी बालकनियां बाहर को उभरी हुई थी, यही गज्जा। लेकिन वो कौन सी गैर मरई कशिश है जो इंसान को उसके घर, उसके खानदान, उसकी यादों की तरफ खींच लाती है, जैसे पहाड़ों में चश्मा बकरियों के रेबड़ को अपनी तरफ बुलाता है? मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूं कि उस सुबह मैं अपने घर गया, अपनी मां के पास। दरवाजा खोला तो मेरे भाई की बेवा ने रोते हुए मुझे रोक लिया और पूछा, क्या मैं उसकी जख्मी बेटी नादिया की ख्वाहिश पर अमल करूंगा और उसे अस्पताल में आकर शाम को मिलूंगा? क्या तुम नादिया को जानते हो, मेरे भाई की वो खूबसूरत 13 साला बेटी? उसी शाम मैंने पाव भर सेब खरीदे और अस्पताल की तरफ चल पड़ा ताकि नादिया को देख सकूं। मुझे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि इस मुलाकात में कुछ ऐसा है जिसे मेरी माँ और भाभी मुझसे छुपा रही, कोई ऐसी बात जो उनके लब अदा नहीं कर सकती, कोई अनकही सी चीज जो मेरे शऊर की गिरफ्त में नहीं आ रही। मैं नादिया से आदतन मोहब्बत करता था, उसी आदत से मुझे जो उस पूरी नस्ल से जोड़ती थी जिसने शिकस्त और बेवतनी के साए में परवरिश पाई थी, जिसके लिए खुशहाल जिंदगी गोया समाजी इन्हिराफ बन चुकी थी। उस लम्हे क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में उस सफेद कमरे में दाखिल हुआ। बीमार बच्चों में कुछ तकद्दुस सा होता है, और खासतौर पर उनमें जो अपनी बीमारी की वजह जुल्म और तकलीफ को ठहराएं। नादिया बिस्तर पर नींद दराज थी। उसकी कमर एक बड़े से तकिए से टिकी हुई थी जिस पर उसके बाल किसी गहरे मखमली फर की तरह बिखरे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरी खामोशी थी और उन स्याह पुतलियों की तह में हमेशा एक आंसू चमकता रहता था। उसका चेहरा सुकून और सुकूत का मुरक्का था, मगर उसकी खामोशी में एक ऐसी गोयाई थी जैसे किसी सितम रसीदा नबी के चेहरे में होती है। नादिया अभी बच्ची थी, मगर वो किसी बच्चे से कहीं ज्यादा लगती थी, कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पुख्ता। नादिया, मुझे मालूम नहीं ये आवाज मैंने दी या मेरे पीछे किसी और ने, मगर उसने आंखें उठाई और मेरी तरफ देखा, और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं कोई चीनी का टुकड़ा हूं जो गर्म चाय के प्याले में घुलने लगा। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी आवाज भी सुनाई दी, चचा आप अभी कुवैत से आए हैं? उसकी आवाज उसके गले में टूटने लगी। उसने हाथों की मदद से खुद को उठाया और गर्दन मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने उसकी पुश्त थपथपाई, उसके करीब बैठ गया। नादिया, मैं तुम्हारे लिए कुवैत से तोहफे लाया हूं, बहुत सारे तोहफे। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम मुकम्मल सेहतयाब होकर बिस्तर से उठकर मेरे घर नहीं आ जाती। मैंने वो लाल पाजामा भी खरीदा है जो तुमने मुझसे लिखकर मंगवाया था। हाँ, मैं ले आया हूं। ये झूठ था, उस तनाव भरे लम्हे का जन्म दिया हुआ झूठ। मगर जब मैंने ये कहा तो दिल में यूं लगा जैसे पहली बार सच बोल रहा हूं। नादिया एक लम्हे को कांप उठी, जैसे उसे करंट लगा। उसने अपना सर नीचे झुका लिया, एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ, और मैंने महसूस किया उसके आंसू मेरे हाथ की पुश्त को भिगो रहे थे। कुछ तो कहो नादिया,
क्या तुम्हें वो लाल पाजामा नहीं चाहिए? उसने मेरी तरफ निगाह उठाई जैसे कुछ कहना चाहती है, फिर रुक गई। दांत भींच लिए। उसकी आवाज दोबारा सुनाई दी जैसे बहुत दूर से आ रही हो। चचा। उसने हाथ बढ़ाया और उंगलियों से सफेद चादर को जरा सा उठाया और अपनी टांग की तरफ इशारा किया, वो टांग जो रान के ऊपर से काट दी गई। मेरे दोस्त, नादिया की वो कटी हुई टांग मैं कभी नहीं भूल सकता। नहीं, और न वो गम जो उसके चेहरे को ढाल कर हमेशा के लिए उसके नक्शो निगार में ढल गया। उस दिन मैं गजा के अस्पताल से बाहर निकला। मेरे हाथ में 2 पाउंड थे जो मैं नादिया को देना चाहता था। अब वो मेरे हाथ में बेआवाज तमस्खर की सूरत में दबे हुए थे। शहर की सड़कें जलती हुई धूप से सुर्ख हो रही थी खून की रंगत लिए, और गजा, मुस्तफा, ये गजा बिल्कुल नया था। हमने कभी इसे ऐसा न देखा। शजिया के उस नुक्कड़ पर जो पत्थर लगे हुए थे जहां हम बचपन में रहते थे, अब उनका कोई मतलब नहीं था। यूं लगता था जैसे वो सिर्फ इस गरज से रखे गए हों कि हमें कुछ समझा सके। यही गजा जहां हमने 7 साल शिकस्त के आलम में गुजारे, उसके नेक लोगों के साथ अब एक बिल्कुल नई शय महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ एक आगाज था। मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों सोचा, मगर जब मैं उस मरकजी सड़क पर वापस जा रहा था तो यूं लगा जैसे वो सड़क सिर्फ आगाज है एक तवील तवील रास्ते का जो सफर की तरफ जाता है। गजा की हर शय में एक उदासी धड़क रही थी, मगर वो उदासी रोने की कैफियत न थी, वो एक ललकार थी, बल्कि उससे भी बढ़कर एक तरह से उस कटी हुई टांग की वापसी की जिद्दोजहद। मैं गजा की उन सड़कों पर निकल आया। वो सड़कें जो जलती हुई धूप से चकाचौंध हो रही थी। मुझे बताया गया नादिया ने अपनी टांग उस वक्त खो दी जब उसने अपने छोटे भाई बहनों को उन बमों और शोलों से बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिया जो उनके घर में पंजे गाड़ चुके थे। नादिया खुद को बचा सकती थी, वो भाग सकती थी, अपनी टांग बचा सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? नहीं मेरे दोस्त, मैं सैक्रामेंटो नहीं आऊंगा और मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं वो ख्वाब भी पूरा नहीं करूंगा जो हमने बचपन में एक साथ देखा था। गजा से रुखसती के वक्त जो मुबहम सा एहसास तुम्हारे दिल में उठता था, वो नन्हा सा एहसास अब तुम्हारे अंदर एक देव की सूरत इख्तियार करेगा। उसे फैलना चाहिए, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए ताकि तुम खुद को पहचान सको यहां शिकस्त के बदनुमा मलबे के दरमियान। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, लेकिन तुम हमारे पास वापस आ जाओ। वापस आओ ताकि नादिया की उस कटी हुई टांग से तुम सीख सको कि जिंदगी क्या है और वजूद की कदर क्या है। वापस आओ मेरे दोस्त, हम सब तुम्हारे मुंतज़िर हैं। बहुत शुक्रिया इनाम साहब। और ये जो कहानी है ये जब खुदाई तौर पे सामने आई थी हसान की किताब रसाइल मिन गज़ा में, तो ये जो ख़त है इसको इतनी ही जज्बाती अंदाज में रिसीव किया गया था अरब दुनिया में, और जो उस वक्त की हकीकत थी आज भी वही हकीकत है। नादिया आज भी अपने भाई बहनों को बचाने के लिए कुर्बानी दे रही है, और मुस्तफ़ा जो है वो अमेरिका में उसको यही खत लिखता जा रहा है कि तुम वापस आओ, वजूद की कदर का एहसास। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी, मेरे ख्याल में हम सब के दिलों पे इसने असर किया। मैं चाहूँगा कि हमने किताब के बारे में काफ़ी गुफ्तगू कर दी और किताब का एक बहुत ही खूबसूरत बाब भी समाप्त किया। तो जिन लोगों ने सारी गुफ्तगू को सुना है, जिन उनके जहन में कोई सवाल हो, हमारे पास इतने ज़्यादा इस कहानी पे भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास वो मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस के हमें इतने ज़्यादा लोग असल में आ जाते हैं कि मकबसे में मैं पढ़ जाता हूँ कि इतने सारे लोगों को गुफ्तगू को मौका कैसे दिया जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना वक्त मौजूद है उसमें समेट सके। तो अगर आप में से कोई भी कुछ कहना चाहे, मुझे मालूम नहीं है, काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ तो माइक का क्या इंतज़ाम होता है।
डॉक्टर तनवीर मुझे गुस्से से देखती है क्योंकि मुझे यहाँ पे रेजिडेंट होस्ट की हैसियत हासिल है, लेकिन मैं आप इतने दिनों बाद आया हूँ कि मैं वो भूला बन गया हूँ जो सुबह के बाद शाम को नहीं, अगली सुबह को। जी डॉक्टर साहब आप क्या जी कुछ कमेंट कीजिए। मेरी सारी कहानियां मेरा देश में बहुत अच्छी है, बहुत दिल को छूने वाली है, बहुत जीवन पे और ये भी है बस बहुत बड़ा एक इशू है क्या हम फर्क की हैसियत से जो है अपने आप को आजाद कर सिर्फ अपने लिए चीज अपने लिए जीवन में किसी तरह भी किसी सवाल को और ये किसी एक ही जहर तो नहीं है, सिर्फ यही जहर नहीं है कि कोई बाहर चला जाएगा इसकी बेशुमार और जहर है। इसी तरह आप क्या कोई हमारा हो सकता है कि जब आप उनके लिए उनकी जिंदगी के मुशायरे हैं उनको शेयर ना करें तो आप जिंदा रहें लेकिन ऐसा है हम इंतजाम ये जिंदा रहते हैं बल्कि मानते नहीं है पता नहीं लगता है हम किस तरह से दूसरों को दर्द हमें लग रहा है कि हमारी जिंदगी के जो है जिंदगियों की ट्रैजेक्टरीज को बदलते हैं उनकी आंखों में शायद खबर नहीं होती किसी को चंद्रनाथ पे ये चीजें आम बातें हैं हमारे नाम पे एक जो हमारा कैपिटलिज्म है हमारे चारों तरफ और जो इन जगहों की वजह है क्या जंग है क्या कहना कि जमीन को हासिल किया जाए सीमा को डाला गया है तो इसका जमीन को हासिल करने के चक्कर में जमीन को दौलत तो ये अब बहुत और दूसरी कहानियां इसमें वो बहुत अच्छी तरह बुनियादी बहुत अच्छी है शायद उनके मालूमात की बड़ी कोई बात नहीं है लेकिन जैसे वो एक है कहानी नाम मुझे याद नहीं आ रहा तो वो अपनी जान को खतरे में डालकर शख्स के कौन सी मंजिल पर चढ़ रहा है और सिर्फ ताकि उससे पैसे और वो कोई बेनिफिट नहीं वो फौरन किसी दूसरे घर चला जाता है जब वो दाखिल होता है तो और उसने अपनी जान पे खेल कर दरवाजा खोला आपको दरवाजा खोला है उसके लिए जो ब्लॉक हो गया तो इस तरह की जो कहानियां और मतलब एक पड़ोस कहानी है वो दमिश्क यूनिवर्सिटी से है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फलस्तीन के बारे में बात कर रहा है क्या कुवैत के बारे में जो कहा कुवैत के बारे में जो भी बात कुवैत है वहाँ की जो गुर्बत दुनिया में वो गरीबों का कहानियों का मास्टर कहना चाहिए हमें जन्म की और जिस तरह से शायद उर्दू में हमें इस तरह का तजुर्बा नहीं मिलता है इस तरह के कहानियां हमें में नहीं है शायद हमारी कहानियां जो उस जमाने में लिखी गई उसमें जो कहते हैं ना एक तरह का एक गहरा पन होता है और डायमेंशन होती है तो इन कहानियों को पढ़ के इस बात का एहसास होता है कि हाँ शायद है यह तो नहीं है ये भी है बात है कि ये खाना खानी और फलस्तीन जो दुनिया है हम की जो ज्यादा तो वो उसको कैप्चर करते हैं ये बात है
हमारे अंदर ना ये इज्जत की जो एक कहानियां हैं, समाज की कहानियां हैं, उनको भी इस तरह से आवाज नहीं मिलती। बर्तन इसकी जो इतनी दुरअसर जी हाँ, मंटो के एक्सेप्शंस के अलावा अगर आप देखें तो हाँ, है बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, डायरे राशन और कहानी है और विश्वास अच्छी अच्छी कहानियां हैं, तो अच्छी कहानियां हैं, लेकिन ये इनमें जितना दर्द है और उसका एहसास है, जो कि एक उसमें जो उस्ताद और उसका रिश्ता है, और वो झूठ बोल रहा है, और झूठ जो है वो उसके दूसरे उनके जवाब मौजूद है, और आखिर में वो समझता है कि ये झूठ जो है बिल्कुल कागज झूठ है। तो इस तरह की कहानियां होती हैं, सवाल भी करने चाहिए, सवाल करने के कोई है नहीं बनती आपको, और जो सवाल तो शुक्रिया। हमारे जो अक्सर सवाल पूछते हैं, मेरा नाम ये डेट आया, लेकिन ये क्या तर्जुमा है, ये हमारे पास वक्त होगा तो हम वो है ये किसकी बात करें हम? गणित की जी कौन सी जगह जी मेरा नाम फरहान है। तो मेरा सवाल ये है, आपने इतना खूबसूरत तर्जुमा किया है, कहानी के अंदर जो दर्द छुपा हुआ है, उस कहानी को आपने जिस खूबसूरती से उर्दू में तर्जुमा किया है, और शायद एक फलस्तीन एक हर एक इंसान का एक मृत्यु भी है, और दर्द भी उसका है हर इंसान का, और खसूसन गजा से एक बार ये जो आपने तर्जुमा करते हुए सुना है, ये खुद एक इतना खूबसूरत तर्जुमा है कि इंसान की रूह में बह जाता है, इंसान के दिल पे असरार महसूस होते हैं। तो आपने जब ये तर्जुमा किया तो आपने क्या महसूस किया है तर्जुमा करते हुए, जो आपके एहसास थे, जो आपने इस तहरीर में नहीं बयान किए, लेकिन आपके अंदर वो मौजूद है। देखिए, ये तर्जुमा करते हुए क्या महसूसात होंगे का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जब मैं इस तर्जुमे को पढ़ रहा था आपके सामने, तो जो मेरी कैफियत थी शायद आप कुछ उसका अंदाज़ा लगा सकें। तो ये मुमकिन नहीं है कि इस तहरीर को आप पढ़ें और या इसको सुनाएं या सुने और ये आपके दिल पर असर ना करे, ये मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत जज्बाती कहानी है और बहुत असर अंगेज़ कहानी है। उससे भी ज़्यादा इस वाक़े को जिस अंदाज से बरता गया है, जिस अंदाज से लिखा है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को ख़त लिख रहा है, और ये जो मैं बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ क्या रेलेवेंसी है, हमारे यहाँ भी तो हर नौजवान मुल्क से भागना चाह रहा है, और देखिए उसको तो वो मिल भी गया, फाइनली उसको स्कॉलरशिप मिल गया है, अब उसको भी चले जाना है, वो भी कैलिफोर्निया चला जाएगा। तो ये एक तो रेलेवेंसी है, यानी मुताबिकत मुझे मालूम होती है, मुझे अपने ही कहानी मालूम होती है ये कि ये किसी और दुनिया की बात नहीं हो रही, ये किसी अजनबी समाज, अजनबी माशरे की बात नहीं हो रही, ये ऐसी बात हो रही है जो मेरी बहुत देखी भाली है, और इसकी ये जो इसका मानूसपन है ना, यही असल में बहुत तकलीफ दे है। इसी से तो ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि ये सब कुछ बहुत मानूस मालूम होता है। लेकिन इसमें एक और भी बात है, कहानी भी ये है, जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं सारे सब लोग भागना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ से भागते हैं? हम भाग रहे हैं या आदमी से भागते हैं, और हमारी जिंदगी मुश्किल नहीं है उसका जी, फर्क है। तो हाँ, वो वहाँ तो अच्छी है, और यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है, सूरत हाल में
के लिए उसको वो कमिटमेंट लेकिन वो जो मुझे इसमें नाम साहब की बात अहम लगी कि वो फिर भाग नहीं रहा है, उसका आखिरी फैसला ये है कि सोचिए वो इतनी टफ वापस सिचुएशन में भी, हाँ, तो हमारे यहाँ तो अब वो सिचुएशन है भी नहीं। जी, महिला मेरा नाम है और मेरा सवाल ये है कि मैं समय से मैंने की है वहाँ पे इस इतिहास में वहाँ फलस्तीनी लोगों के साथ भी मैं रहा हूँ। तो ये है कि मैंने देखा है जिस तरह आपका है साथ में मैंने सुना है, उसमें इनका रवैया जो है वो सच सच उनको जो तशद्दुद किया गया है और जो इस आलिया दुनिया है और ये तकरीबन दूसरी जगह के पास की है, ये चीज उनके रवैये में आ गई। अब जब भी फलस्तीनी को बात कर रहा होता है वो उस तरह इhtजाजी तरीके से बात कर रहा होता है, दूसरे हाथों से उनका रवैया जो है ना वो मुख्तलिफ है और उनके अंदर जो महरूमी जो आपने खाते में वो ये उनके अंदर पाई जा रही है कि जी हमारे साथ कोई भी हमारा कर्मचारी इस वक्त नहीं करा और हमने मायूसी की आदत में वो जो बातें जो आपके ये है जी। मैं सवाल ये है कि आपने तर्जुमान की इसमें कोई अपनी इख्तिलाफ की कुछ इजाफत किया है या बिल्कुल लफ्ज़ आपने कोई चीज जो है इसमें एक जुमला जो आपने कहा है किसी सितम सीधा नबी की तरह, ये मुझे हजम नहीं होता है। नबियों पर क्या सितम नहीं हुए? आपको ये हजम नहीं हो रहा? नबियों से ज्यादा जुल्म किस पर हुआ होगा? यानी सितम उठाने वाले, जैसा दुख जैसे सितम नबियों ने उठाए हैं ऐसे तो शायद आम इंसान उठा ही नहीं सकता। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत मिसाल कोई लिखने वाला क्या देगा, जिसके अंदर एक तकद्दुस भी है और पाकीज़गी भी है और ये एहसास भी है कि नबी जो इतना बड़ा पैगाम लेकर दुनिया में आते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बड़े सितम उठाने पड़ते हैं, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। दूसरे नबियों की तो मिसाल आप जाने दीजिए, खुद अपने ही नबी की ज़िंदगी पर एक नज़र डाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कैसे इसी उम्मत के लिए जो उनके पैगाम को ज़रा नहीं जानती, उसके लिए उन्होंने कैसे कैसे सितम और कैसे कैसे जुल्म उठाए सहे। तो ये इस तरह से है और ये तरकीब लसान में बनती है। जी हाँ। अगर आप असल टेक्स्ट पढ़ेंगे जो अंग्रेजी तर्जुमा है उसमें तो प्रॉफिट का लफ्ज़ है, जो लसान का ओरिजिनल अरबी टेक्स्ट है उसमें रसूल का लफ्ज़ है, उसका तर्जुमा तो फिर यही हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे थे कि आपने अपनी तरफ से उसमें कुछ, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। यानी मुतरजिम अगर इस तरह की दखल दर माकूलात करने लगे तो उससे ज़्यादा ख़राब मुतरजिम कोई नहीं है। जब आप कोई चीज़ तर्जुमा करने खड़े होते हैं तो जो सबसे पहला उसूल है वो है मतन से वफादारी का। टेक्स्ट जो है ना उससे आप वफादार रहेंगे, आप बेवफाई नहीं कर सकते, बल्कि गद्दारी नहीं कर सकते, दगा नहीं कर सकते। अपनी तरफ से उसमें बढ़ाना तो खैर मतलब गुनाह कबीरा है, हज़फ भी नहीं कर सकते, जो कि हमारे यहाँ बहुत लोग करते हैं। कहीं फंस जाते हैं, तर्जुमा समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या तर्जुमा करूँ, तो लाइन ही छोड़ दी। कौन मिलाकर देखने वाला है, छोड़ देते हैं, मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा क्या करेंगे, ये भी गलत है। तो अगर आप ये काम करने के लिए आए ही हैं तो अगर और आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, वैसे भी कौन से पैसे मिल रहे हैं इसके। ये सबसे ज़रूरी बात थी आज की। एक दुख ये भी है मेरे ख्याल में, जिस तरह रसान ने अपने दुख लिखे, एक दिन इनाम साहब भी एक कहानी लिखेंगे तर्जुमानिगार का दुख। मैंने जिक्र किया ना कि तो हम तो शौकिया मुतरजिम हैं। एक खत जो है वो मेरे नाम लिखेंगे जिसमें मुतरज्जिम का दुख लिखा होगा, उसका उन्वान। तो जो पढ़ते हैं अगर वो अच्छा लगता है तो ख्याल होता है कि दूसरे लोग भी इसमें शरीक हो जाए। फिक्शन हाउस से एक खत। जी, मेरे एक हमनाम भी हैं, आप भी रहे हैं बचपन में कुछ अरब लोगों के साथ, अगर आप अपना तजुर्बा हमसे शेयर करना चाहें, क्योंकि हसान भी कुवैत में रहे और जैसा आपका भी कोई। आपको आवाज आ रही है? बहुत साफ आवाज आ रही है।
ट्विटर किया तो बहुत लोग बोला करनी पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें जोड़ी जो कहानी का असर था वो वाकई ये बयान से भी आ रहा था, लिखने से भी आ रहा था। I'm sure just this one, कोई ऐसा नहीं। और तो मुख्तलिफ तरीकों से मैं अलग अलग से कंपेयर करता वो जैसा आपने कहा वो एक्टिव बहुत एक्टिव फेसबुक के खिलाफ स्टॉक के सारे लेक्चर्स वहाँ जा रहे थे आसमान पैसा नजरिया एक बड़ा मजेदार क्योंकि आजकल के जो लोग कहते हैं सिद्धल नजरिया हम शायद हमेशा था उसको बैठे सवाल का ये है कि लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव है जैसे अदर एक्टिविस्ट जो ऑर्वेलियन आइडियाज जो ऑर्वेलियन कहीं जाके आफ्टर पैरेलली लिखा बहुत खूब लिखा इस तरह का लिखा कि बेगम से साथ मिलके बच्चों के लिए लिखा ताकि वो समझ सके एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स क्या है क्या आपको उसमें एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज नजर आई दूसरा मॉडर्न टाइम में सोशल मीडिया को पढ़ा है जब ये जेनोसाइड शुरू हुआ है बहुत सारे दूध वगैरह निकले हैं वजह से बहुत सेलिब्रिटीज खासतौर पे आयरिश सेलिब्रिटीज ने पढ़ा लिया अगेन यही सोच उजागर करने की मैंडेटरी है क्या आपने गुजरा है बिकॉज ये बहुत इस सिलसिला मजा का शांति के अंदर वो आगे देखिए ये जो जाहिर है कि कंडेम तो लोग कर रहे हैं इसको और लिखने वाले भी और सेलिब्रिटीज़ भी और ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं। ये जिसको हालात हाजरा हम कहते हैं उससे तो मैं ज़रूर वाकिफ़ हूँ और वो न्यूज़ में भी देखते रहते हैं, इंटरनेट पे भी पढ़ते हैं, आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। लेकिन अगर कोई किसी ख़ास पीस की तरफ आपका इशारा है जो आप कह रहे हैं कि लेटर्स की आप बात कर रहे हैं कोई अच्छा अच्छा ये एक तो मैं थोड़ा सा इससे वाकिफ हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने खास तौर पे जैसे उन्होंने जिक्र किया आयरलैंड के कुछ एक्टर्स ने कुछ एक्ट्रेसेस ने बाकायदा एक तहरीक के तहत अगर आपने गजा फ्रीडम फ्लोटिला का जो सफ़र था उसकी कवरेज देखी हो तो उसके अंदर भी एक सिलसिला हुआ करता था कि वो सब लोग जो उनको खत लिखते थे गजा से तो ग्रेटा थनबर्ग जो थी वो पढ़ा करती थी और इसी तरह यूट्यूब पे अगर आप लेटर्स फ्रॉम गजा के नाम से जाके ये सीरीज देखें तो बहुत से हकीकी खत जो गजा से लिखे गए और वो किसी को एड्रेस नहीं है वो ओपन लेटर्स हैं दुनिया के नाम वो लोगों के लिए पढ़े गए हैं और उनको उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अरबी में ज़ाहिर लिखे गए तो उनको अरबी में भी पढ़ा गया और फिर उनको अंग्रेजी में तर्जुमा करके भी दुनिया के लिए पढ़ा गया है। तो हावियर बोर्डम ने जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑस्कर में भी फ़लस्तीन का नारा बुलंद किया उनकी ज़बान में भी कुछ खत आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो ये एक पूरी तहरीक है और शुक्रिया आपका कि आपने उसकी जी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि मुझे लिंक भेजें ज़रूर। वो जो गजा के खत हैं उन्होंने बहुत इस वक्त एक और तरह का ये एक मुज़ाहिमती रिवायत ने जन्म किया है और जैसे गसान में यूँ हम कह सकते हैं कि वो गसान के अल्फाज जो हैं वो आज भी फ़लस्तीनियों के दिल में ज़िंदा है कि जिस रिवायत को उन्होंने तख्लीक किया था वो रिवायत आज हम
हकीकी मानों में जन्म लेते देख रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है कि तकरीबन 70 साल गुजरने को हैं, लेकिन हम लोग आज भी वहीं खड़े हैं, शायद उससे 2 कदम पीछे ही चले गए हैं। और ये हौलनाकी देखिए ना कि ये कहानियाँ जो 50 साल पहले लिखी गई, 60 साल पहले लिखी गई, वो ऐसा लगता है कि ये जो गज़ा की ताज़ा सूरत हाल है, यही कहानी जो मैंने भी आपके सामने पढ़ी, यूसुफ़ी साहब की जो लाइन थी ना कि हमारे यहाँ के हालात हाजरा बदलते ही नहीं है, तो फ़लस्तीन के भी हालात जो वो बदलने का नाम नहीं ले रहे, उसी अलमिये को उसी अंदाज में अब जो है वो लबनान से खत आते देख रहे हैं। लबनान के अंदर इतना ही बड़ा अलमिया जन्म लेते देख रहे हैं जितना गज़ा में बिल्कुल जन्म लेता रहा है, तो शायद ये सिलसिला इसी तरह जारी है। शेयर की कहानी जो पहले हुई थी उसकी को एक्सपेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे मजेदार नेशनल लगती है जिस स्टोरी में नाम खत्म होने वाले राम मुझे ये पूछना है कि इसमें जो एक तरह से नसीब को लेकर जान की सूरत में नजर आता है, मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ से गुजर है। इस स्टोरी में एक तरह का जिंदगी को करता है और उसके बाद या बैंक में एक बात है ऐसे किया जाए स्टोरी का साइड नहीं किया जाता है। आपको इस तरह से और का मन में नसीब का क्या किरदार नजर आता है इस से तकलीफ का साथ किया जाए। जी, ये अहम बात है। मैंने शुरू में भी आपसे जिक्र किया था कि इस किताब में सारी कहानियाँ जंग से मुतालिक नहीं हैं, या हर कहानी में ऐसा नहीं है कि कोई बमबारी हुई है और कोई ज़ख्मी है, या मतलब गज़ा का मसले का मामला ये नहीं है। एक तो खैर इसमें और तरह की भी कहानियाँ हैं जो एक लिखने वाला हर तरह के मौज़ूआत पर लिखता है, या जो भी मौजू उसको समझ में आए, पसंद आए। लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कहीं बिलवास्ता कहीं बिला वास्ता इसी सूरत हाल की हौलनाकी को बयान करती है। यानी दो लोगों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान जो सूरत हाल दरपेश है उसके बारे में कहानी है, लेकिन वो सूरत हाल दरअसल उस इब्तिला की वजह से बनी है, लेकिन वो कहानी मियाँ और बीवी की जज्बाती रिश्ते के बारे में है। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि मसले की जड़ जो है बिलाखिर जाकर वहीं निकलती है। जैसे अभी मैंने आपको अदीला शिबली की एक कहानी का अभी हवाला भी दिया था कि वो एक बहुत मज़े की कहानी है जिसमें बच्चे घरों से दौड़ते भागते निकल के आते हैं, चीज़ें ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप ज़रा देखिए तो सही, वो क्या ढूंढ रहे हैं, उनको क्या मिल क्या रहा है। गोलियों के खाली खौल जो हैं वो उनको डब्बे में बंद करके बजाते हैं, ये उनका खेल है। वो चीज़ों को टैंक में से जो पुर्जे गिर गए हैं वो उससे क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो है असल में गौर किया जाए तो ये बड़ी हौलनाक बात है। तो इसी तरह से यहाँ इस किताब में भी जो कहानियाँ हैं उनका कोई ना कोई राब्ता, रिश्ता आपको इस सूरत हाल से ज़रूर नज़र आता है। और भी पीछे मुझे एक हाथ बुलंद नजर आ रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? आनिया तो बहुत है, लेकिन आदमी सभी पूरी नहीं कर रहा है। आनिया भी हो रही है, कोविड भी हो रही है, और रिलीज के जो दूसरे मुल्क में आते उनके अरबी दान लोग हैं, वो अब उनका ख्याल नहीं करते, उनको शायद अरबी नहीं समझते, मुसलमान होता है आपको ये क्या है उसमें दरअसल देखिए अगर तो कर रहा है तो कर रहा है, पैदा भी हो रहा है और वो भी चीज रहा है, तर्जुमा भी हो रहा है। ये अदब का तो काम आवाज़ देना है, कोई अगर ना जागे तो और जिस आलमी ज़मीर की आप बात कर रहे हैं, असल में वो आलमी ताकतों के हाथ में,
उसी का ज़मीर तो, आम आदमी का ज़मीर तो बहुत झंझोड़ा जा चुका है, वो तो मुसलसल आवाज़ लगा रहे हैं। और जिस तरह उमैर अभी कह रहे हैं आपसे कि उनका काम तो आवाज़ लगाना है, आवाज़ उठाना है, लेकिन बात यह है कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मामला सियासी है और वो आलमी ताकतों के हाथ में है, वो मैं और आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, वो एक सियासी फैसले की एक इंसानी कीमत है जो लोग अदा कर रहे हैं। और ये तो यूँ समझिए कि सामने आ गया आपके, दुनिया में कई ऐसे अलमिए हैं जो इससे कहीं बिल्कुल। ज़्यादा भयानक हैं और आपके सामने नहीं आ रहे हैं। जो कहानियाँ सूडान में लिखी जा रही हैं वो शायद इससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम जो है वो हमने इंडोनेशिया में देखा था, या बेल्जियम में देखा था। तो इसी सदी के वाक़यात हैं सर। हम आलमी ज़मीन जो है उस नाम की शायद कोई चीज़ अब जी, वही नहीं रखती है जिसको जोड़ा जाए। हर एक को अपने लिए जद्दोजहद करना है, कोशिश करना है। चलिए, बहुत मैं मशकूर हूँ आप सब लोगों का जिन्होंने शिरकत की, और उन लोगों का जिन्होंने ऑनलाइन इस नशिस्त को सुना। हमने कोशिश की कि एक बड़े अदीब को खराज तहसीन पेश करें, और मेरे ख्याल में इनाम साहब ने एक बहुत उम्दा काम किया है कि एक ऐसे अदीब को हमारे सामने फिर ला कर खड़ा कर दिया है जो आज के अहद में भी उतना ही मुताल्लिक है जितना अपने वक्त में था। और हम चाहेंगे कि जो उन्होंने इरादे का इजहार किया कि हम मज़ीद इस तरह के तर्जुमे देखें, क्योंकि जैसे डॉक्टर तमीम जैदी के पिछले साल भी हमने इस मौजू पे बात की थी, और वो मौजू हमारे ख़त्म नहीं हो रहा, वो मौजू उसी तरह से ज़िंदा है, वो मौजू उसी तरह से अलमिया वो कर रहा है। बंटो ने कहा था ना कि गलतियाँ 5 नहीं होती, बच्चे देते रहती हैं। तो हमारे यहाँ भी एक अलमिया जो है वो ये अलमिया 5 होने का नाम नहीं ले रहा, ये मुसलसल नई औलादें पैदा कर रहा है, और नया अदब हम लोगों के सामने आ रहा है, और शायद हम उस पर बहुत तवील अरसे तक गुफ्तगू करते रहेंगे। मेरी ख्वाहिश ये है इस नशिस्त में भी और वैसे भी बतौर अदीब के कि हमें ये ना करना पड़े, और हम अमन के ऊपर भी किसी दिन इसी तरह की नशिस्त में गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसको बतौर माजी के कि याद के देखें, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होना नज़र मुश्किल है। बहुत शुक्रिया इनाम साहब, आपका भी, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर